क्या आपको पता है कंपनी करोड़ में कैसे कमाते हैं? क्या उनका चार्जिंग मैकेनिज्म होता है? क्या उनका बिलिंग मॉडल होता है? अगर नहीं पता तो दिस वीडियो इज फॉर यू। Dear viewers, welcome back with our new video. My name is Vikas. I am going to tell you about जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, जो आईटी कंपनीज हैं, वो किस तरीके से अपना चार्जिंग मैकेनिज्म या चार्जिंग मॉडल किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी रिसोर्स के लिए रखती है अपने कस्टमर या क्लाइंट के लिए। तो अगर जब भी आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं एज ए रिसोर्स, आप कुछ ना कुछ उनको एक टास्क डिलीवर करके देते हैं और उस टास्क के अगेंस्ट में जो भी आईटी कंपनी होती है अपने कस्टमर से एक पैसे चार्ज करती है। तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि कंपनी जो अपने कस्टमर को पैसे चार्ज करती है वो किस तरीके से चार्ज करती है, क्या उनका चार्जिंग मैकेनिज्म होता है और क्या मॉडल होता है जिसके बेस पे कस्टमर और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और ऑन द मंथली बेसिस और ऑन द माइलस्टोन बेसिस दे मेक द पेमेंट टू आवर कंपनी। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपको कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो बताऊंगा जहां हो सकता है आपको इसके बारे में नहीं पता है। देखिए, होता ऐसा है कि जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी जब आपको हायर करती है तो वो किसी न किसी काम के लिए आपको हायर करती है। अब वो काम जो होता है या तो उनके इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके सपोर्ट के लिए हायर करती है या उनको कहीं बाहर से कोई प्रोजेक्ट मिला होता है जिसके लिए आपको हायर करती है बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन दोज प्रोजेक्ट्स, राइट नाउ। अब वो जब प्रोजेक्ट लेके आती है तो कंपनी का काम होता है कि उस प्रोजेक्ट को, उस काम को डिलीवर करना अपने कस्टमर को। अब वो कस्टमर को डिलीवर करने के दो तरीके होते हैं, या तो कस्टमर से बोले कि मैंने जो आपसे काम लिया है वो मैं आपको एक एक्स अमाउंट में 2 लाख 5 लाख 4 लाख 10 लाख 10,000 20,000 में कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है। या वो बोलेगा कि आपको मैं एक रिसोर्स दे देता हूँ और आप उस रिसोर्स से काम करा लीजिए जो भी आपको काम कराना है। अब वो रिसोर्स आपको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, जैसा भी उनके कस्टमर के पास जब काम होता है उसके हिसाब से वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट मॉडल विच इज कॉल्ड एज ए फिक्स बिलिंग। फिक्स बिलिंग क्या होता है कि जब आपने काम लिया और आपने डिफाइन किया कि अच्छा मुझे ये काम 10 लाख में डिलीवर करना है, तो उस एग्रीमेंट में क्या होता है, आपने अपने कस्टमर के साथ ये डिफाइन कर दिया कि ये मेरे स्कोप है जिसमें आपको मैं क्या क्या चीज़ें डिलीवर करूंगा और उस डिलीवरी के बाद आप मुझे एक पेमेंट करेंगे। नाउ ये जो पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन होता है दैट इज ऑल्सो स्लाइटली डिफरेंट। सम टाइम इफ इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट क्लाइंट विल गिव यू मनी। अगर ये बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको माइलस्टोन में स्प्लिट कर देते हैं। पहला माइलस्टोन, दूसरा माइलस्टोन, तीसरा माइलस्टोन, चौथा माइलस्टोन, इस तरीके से मल्टीपल माइलस्टोन में कर सकते हैं। अब ये माइलस्टोन का कोई बेसिक डेफिनेशन या टर्म नहीं है कि हमें 5 माइलस्टोन में करना है या 2 माइलस्टोन में करना है या 1 माइलस्टोन में करना है। ये स्कोप टू स्कोप, कंपनी के साथ रिलेशन कैसा है, कंपनी कितनी पेमेंट करने में फ्लेक्सिबल है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है जो कि हमारा SOW के अंदर डिफाइन होता है। अब मान के चलिए कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने क्या किया, 4 माइलस्टोन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज 30% पेमेंट, सेकेंड इज 30% पेमेंट एंड देन थर्ड इज 20% एंड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आई विल गेट 20%। तो 30% का जो पेमेंट होता है आपको पहले माइलस्टोन कंप्लीट होने पे आपको रिलीज करना है, कस्टमर को रिलीज करना है। अब वो 30% में जो फर्स्ट माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन में डिलीवरेबल्स लिखे होते हैं कि फर्स्ट माइलस्टोन में आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे तब आपका पहला माइलस्टोन कंप्लीट माना जाएगा। सेम वे में सेकंड माइलस्टोन के डिलीवरेबल्स लिखे रहते हैं, थर्ड के लिखे रहते हैं, फोर्थ के लिखे रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके डिफरेंट माइलस्टोन कंप्लीशन पे आपको पेमेंट्स मिलते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि आपके पूरे स्कोप को एक मतलब मल्टीपल माइलस्टोन में स्प्लिट कर दिया जाता है। अब कई बार चीज़ें क्या होती है कि कंपनी के पास जो स्कोप डेफिनेशन होता है वो बहुत ओपन एंडेड होता है। इट इज़ नॉट क्रिस्प एंड इट इज़ नॉट क्लोजली बॉन्डेड। मैं बोलूँ क्लोजली बॉन्डेड का, तो मैंने बोला कि मैं एक काम को करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा, राइट। अब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन तो एक्टिविटी हो गई, बट वो सॉफ्टवेयर परचेज कौन करेगा, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट कौन देगा, राइट। तो कंपनी क्या बोलेगी कि आपने तो एग्रीमेंट में लिखा है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, आप इंस्टॉल कीजिए। उस केस में जो कॉस्ट का हिट आता है वो कंपनी के ऊपर आ जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो स्कोप बनाते हैं उसको कई बार रीड करते हैं, कहीं भी अगर ओपन एंडेड है तो उसको प्रिसाइजली मेंशन करते हैं
ताकि कल के डेट में कोई डिबेट या डिस्प्यूट नहीं हो और पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। अदरवाइज आपका जो स्कोप है वो अगर आपने डिफाइन किया 10 लाख, देन अगर कई जगहों पे ये चीज़ नहीं होगा तो कस्टमर आपसे क्या करेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कराना शुरू कर देगा जो जिसमें आपका टाइम और एफर्ट जाएगा और आपको उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। सो दिस इज़ वेरी necessary to clearly mention your scope in your SOW. Now अब जैसा कि मैंने बोला कि जिस तरीके से आपका हर माइलस्टोन कंप्लीशन होता है, तो हर माइलस्टोन के कंप्लीशन पे जो डिलीवरेबल्स लिखे होते हैं वो डिलीवरेबल्स आप अपने काउंटर पार्ट से डिस्कस करते हैं क्लाइंट साइड से कि हाँ इस माइलस्टोन में 4 चीज़ें लिखी थी, मैंने ये डिलीवर कर दिया, मैंने ये डिलीवर कर दिया, मैंने ये डिलीवर किया, मैंने ये डिलीवर किया। बेस्ड ऑन दैट अग्रीमेंट फ्रॉम बोथ यू एंड योर काउंटर पार्ट, आपको एक साइन ऑफ ईमेल लेना होता है कस्टमर से कि यस आई हैव डिलीवर्ड इट एंड यू कैन यू प्लीज गिव अ साइन ऑफ ऑन दैट। जब वो साइन ऑफ हमें देता है तो वो साइन ऑफ ईमेल फिर हम फाइनेंस को भेजते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट का साइन ऑफ मिल गया, हमें ये माइलस्टोन का साइन ऑफ मिल गया एंड नाउ यू आर गुड टू रेज अ इनवॉइस फॉर देम। तब जाके फाइनेंस क्या करता है, इनवॉइस रेज करता है, इनवॉइस कस्टमर के पास जाता है, वहाँ से फिर जो परचेज ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट में पेमेंट होती है। तो दिस इज हाउ एज ए फिक्स कॉस्ट मॉडल वर्क, जहाँ पे आप अपने स्कोप को मल्टीपल माइलस्टोन में डिलीवर करते हैं, स्प्लिट करते हैं, अपने स्कोप को मल्टीपल माइलस्टोन में स्प्लिट करते हैं एंड यू आल्सो डिलीवरिंग दोज प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटी इनटू स्मॉल स्मॉल चंक्स अलॉन्ग विद यू आर रिसीविंग पेमेंट। एंड दिस इज़ वेरी गुड। होता क्या है इसमें कि आपको रिसोर्स को पेमेंट करनी होती है, आपको फैसिलिटीज़ की पेमेंट करनी होती है, कई चीज़ें आपके अपने इंटरनल एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो पेमेंट आते रहते हैं ना छोटे छोटे माइलस्टोन पे, वो आपके लिए बेनिफिट होते हैं इन रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने एक लास्ट पेमेंट बिल्कुल एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लिया सारा का सारा पेमेंट। तो कई बार वो डिले भी हो जाता है, कस्टमर एग्री भी नहीं करता है, कई बार बीच में प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑलवेज ड्राफ्ट योर SOW if you are drafting SOW as a fixed cost and split into milestone billings. अब दूसरी हम बात करते हैं TNM की। TNM हम उसको टाइम एंड मटेरियल भी बोलते हैं जनरली। हमारे IT कंपनी में क्या होता है, रिसोर्स इज अ मटेरियल, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी कंपनी को कोई काम करने कराने के लिए हम अपने रिसोर्स को अलाइन करते हैं, रिसोर्स को डिप्यूट करते हैं। वो रिसोर्स या तो रिमोटली काम करता है अपने ऑफिस में बैठ के या कस्टमर के साइट पे जाके काम करता है। तो दूसरा मॉडल आता है TNM, जिसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर को बोलते हैं कि मैं आपको एक रिसोर्स दे रहा हूँ या 2 रिसोर्स दे रहा हूँ इस काम को करने के लिए। कस्टमर आपको एक वियर्ड सा और वेग सा बताएगा कि मुझे ये स्किल सेट का बंदा चाहिए, ये रोल एंड जॉब प्रोफाइल उसकी होगी, उस हिसाब से आप एक रिसोर्स अपने कंपनी से आइडेंटिफाई करेंगे और उस क्लाइंट को कस्टमर को दे देंगे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने की ये होती है कि जो स्कोप होता है, स्कोप वाज नॉट प्रिसाइसली क्लियर और मेंशन। ये स्कोप कस्टमर अपने पास रखता है, वो आपसे रिसोर्स मांगेगा और रिसोर्स की जो बिलिंग होती है वो हर रोज़ के बेस पे, जैसे वो बोलता है कि मुझे 8 घंटे काम कराने हैं रिसोर्स से, तो मुझे 8 घंटे की बिलिंग चाहिए और 8 घंटे मैं हर रोज़ आपको आपके रिसोर्स का पेमेंट दूंगा। अब वो जो पेमेंट होता है आपको एट द एंड ऑफ द वीक यू हैव टू सबमिट द टाइम शीट फॉर दैट। जैसे कि मैंने आज 9 घंटे काम किए, कल 9 घंटे किए, परसों 5 घंटे किए, फ्राइडे को मैं छुट्टी पे था। तो जो भी आपका पूरे वीक का आपने टाइम स्पेंड किया है क्लाइंट के लिए, आप वो टाइम शीट में डालते हैं, आप वो क्लाइंट से अप्रूवल लेते हैं, विच इज़ अगेन कॉल्ड अ साइन ऑफ, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू send this sign off email to finance for billing. So this is a TNM model जहाँ पे resource जो होता है वो as a material we align resource for the client and customer sign the contract for 1 month, 2 months, 6 months, 1 year based on the requirement of their need. They use resource to carry out their work. नाउ ये जो 8 घंटे, 9 घंटे, 7 घंटे, ये कितने घंटे का क्या चार्ज होगा, अगेन देयर इज अ एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड द क्लाइंट कि उनका एक रेट का डिफाइन होता है कि मैं इस रिसोर्स का, इस स्किल सेट का आपको आवर्ली इतना चार्ज करूँगा, राइट। तो मान के चलिए कि मैं एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी कस्टमर के लिए अलाइन हो रहा हूँ और मेरी जो बिलिंग हो रही है वो 23 यूरो पर आवर हो रही है और मैं एक दिन 8 घंटे काम कर रहा हूँ, तो 23 into 8 equal to that much euro is my everyday billing to the customer. And at the end of the week or end of the month, we submit the total time sheet that how many hours my resource has worked, and accordingly customer make the payment to us. So going forward I will also make a video on the rate card because rate card मुझे भी काफ़ी लेट पता चला था कि rate card क्या होता है, क्या उसमें definitions होते हैं,
क्या प्राइसेस होते हैं, किस तरीके से सीनियर रिसोर्स के क्या प्राइस होते हैं, जूनियर रिसोर्स के क्या प्राइस होते हैं, ट्रांजेक्शनल रिसोर्स के क्या प्राइस होते हैं, मैनेजमेंट लेवल के रिसोर्स के क्या प्राइस होते हैं, आर्किटेक्ट के क्या प्राइस होते हैं। जो प्राइसेस होते हैं दैट इज ऑल्सो स्प्लिटेड विद नियर शोर, ऑफ शोर एंड ऑन साइट। ऑफ शोर बोले तो आप इंडिया से काम कर रहे हैं तो आप ये ऑन शोर के रेट होते हैं। नियर शोर जो होता है जो अगर आपका क्लाइंट लोकेशन से पास में है, एंड ऑन साइट ये होता है जब आप क्लाइंट के ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। तो दिस प्राइस ऑल्सो वैरी बेस्ड ऑन योर प्लेसमेंट। ऑफ शोर अगर आप इंडिया से काम करते हैं तो उसका रेट कम होता है, अगर आप नियर शोर जाके काम कर रहे हैं तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, और अगर आप क्लाइंट के ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं तो उसका रेट और भी ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंट रेट होते हैं। So these rates differ, location to location placement of the resource. That in my next video I will explain how these rates are defined and based on what contractual agreement we have to charge to the customer. Now again, this fixed cost and the T&M both depend on rate itself. ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी चार्ज कर देंगे, कस्टमर के साथ जो रेट एग्री हुआ है उसी रेट पे हम आवरली डिराइव करके और एक फिक्स कॉस्ट भी लेके आते हैं और T&M बेस पे भी लेके आते हैं, राइट। तो मेजर डिफरेंस ये होता है कि फिक्स बिड में आपका स्कोप फाइनलाइज होता है, क्रिस्प एंड क्लियर होता है एंड माइलस्टोन स्प्लिटेड होते हैं, जबकि T&M में आपका स्कोप नहीं होता है, रिसोर्स वर्क ऑन द डेली बेसिस एंड बेस्ड ऑन देयर वर्किंग आवर्स वी बिल टू कस्टमर। सो डियर फ्रेंड्स, फाइनली हमने यहाँ पे क्या सीखा? पहली चीज़ ये सीखी कि जो हम काम करते हैं उसका पैसा लेने के दो डिफरेंट मॉडल होते हैं। एक होता है फिक्स कॉस्ट और दूसरा होता है T&M विच इज कॉल्ड एज ए टाइम एंड मटेरियल। दूसरा हमारा जो फिक्स कॉस्ट होता है उसमें स्कोप को बहुत ही प्रिसाइजली एंड क्लियरली मेंशन करना चाहिए। वी शुड नॉट मेक इट ओपन एंडेड। कई बार स्कोप ऑफ वर्क को रीड कीजिए और कुछ भी ऐसे वेग क्लॉज हैं तो उसको क्लेरिफाई कीजिए और उसको ठीक कीजिए ताकि कल के डेट में आपका स्कोप नहीं बढ़े, बिकॉज यू आर गिविंग ऑन फिक्स प्राइस, उसी प्राइस में आपको काम करना पड़ता है। और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़, आप हर माइलस्टोन कंप्लीट करने के बाद या हर टाइम शीट सबमिट करने के बाद आप उसका साइन ऑफ लीजिए, तभी वो बिलिंग के लिए आगे जाता है। अदरवाइज वो कस्टमर आपका इनवॉइस अप्रूव नहीं करेगा इफ देयर इज नो साइन ऑफ फ्रॉम कस्टमर साइड, राइट। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज बिफोर आई कंक्लूड दिस, व्हेन यू से फिक्स कॉस्ट में आपको स्कोप डिफाइन होता है तो क्या कस्टमर हमेशा आपसे काम ज़्यादा करा सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कई बार क्या होता है, हम म्यूचुअली अग्री करते हैं कि अच्छा हमने एक स्कोप डिफाइन किया था, यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें लगेंगी, तो उसके लिए क्या होता है कि हम एक चेंज रिक्वेस्ट रेज करते हैं और उस एडिशनल चीज़ के लिए वापस से एसेस करते हैं कि अच्छा इस चीज़ को कंप्लीट करने में क्या क्या चीज़ें और लगेंगी, क्या मेरे 10 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, क्या मुझे कुछ नया सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, क्या मुझे कुछ नया हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर उस चेंज नोट में वो सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं एंड पोस्ट डिफाइनिंग ऑल दिस वी again add some additional cost and send this change request to customer for approval, and उस तरीके से आपका time and cost also get increased. So yes, in nutshell, as I said, scope should be precisely clear and defined well in advance, but in case if it is not, there is a way and possibility to you can raise a change request for that. I hope this video helps you. If this helps, please don't forget to like and share with your friends and colleagues, and to get the latest update, also don't forget to subscribe and click to bell icon. This will give you latest updates and notification when we'll upload any new video to you. That's all for today. Thanks for watching this video. Have a nice day and nice evening. Keep learning because journey begins now. Thank you.